नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा बहुचर्चित रचित उपन्यास खूनी औरत का सात खून। दोस्तों, अगर यह उपन्यास आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित बहुचर्चित खूनी औरत का सात खून उपन्यास का 5वां भाग। थोड़ी ही देर पीछे 11 बजे और जेलर साहब के साथ भाई दयाल सिंह जी और बैरिस्टर साहब आ पहुंचे। जेलर साहब ने मेरे कैद खाने का दरवाज़ा खोल दिया और वे तीनों उस कोठरी के बाहर खड़े हो गए। इन लोगों को देखकर मैं भी उठकर खड़ी हो गई थी। मुझे वैसे ढंग से सिर झुकाए हुए खड़ी देखकर भाई दयाल सिंह जी ने मुझसे यूँ कहा, बेटी दुलारी, तुम्हारी सारी बातें जेलर साहब की जवानी मुझे अभी मालूम हुई हैं। तुमने जो कुछ कहा वह बहुत ही ठीक कहा, पर यहाँ पर मैं एक ऐसी बात तुम्हें सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें कुछ संतोष होगा, और तब फिर तुमको इतने व्रत या नियम करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैंने पूछा, तो वह कौन सी बात है? वे कहने लगे, क्या यह बात तुम जानती हो कि तुम्हारे दूर के नाते के कोई चचा भी हैं? यह सुनकर मैंने तुरंत कहा, हाँ हैं। वे कानपुर के पास ये गांव में रहते हैं और उनका नाम रघुनाथ प्रसाद तिवारी है। एक बेर वे मेरे यहाँ आए थे, तब मैंने उन्हें देखा था। इस बात को बहुत दिन हो गए। वे मेरे यहाँ किस काम के लिए आए थे यह तो मुझे मालूम नहीं, पर इतना मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मेरे पिता के साथ उनकी बड़ी लड़ाई हुई थी और वे तनक कर चले गए थे। इस बात को आज 8 बरस हुए होंगे। बस फिर तब से न तो मैंने उन्हें कभी देखा और न उनका कोई जिक्र ही अपने पिता के मुंह से सुना। इस समय आपने उनका जिक्र क्यों किया? वे बोले, सुनो, कहता हूँ। मैं तुम्हारे गांव पर अभी कई दिन हुए गया था और तुम्हारे चाचा रघुनाथ प्रसाद तिवारी से भी मिला था। उनकी जवानी तथा उस गांव के और लोगों की जवानी भी मुझे यह बात मालूम हुई कि तुम्हारे पिता के मरने की खबर पाकर वे तुम्हारे घर आए। पर घर आने पर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि तुम्हारे पिता गंगा में बहा दिए गए हैं और तुम खून के झमेले में फंस गई हो, तब उन्होंने तुम्हारी आशा तो छोड़ दी और तुम्हारे पिता का पुतल विधान करके उनका विधि पूर्वक श्राद्ध किया। फिर श्राद्ध से निपटने पर 1-2 बार वे तुम्हारी टोह लेने कानपुर भी आए थे, पर जब उन्होंने यह देखा कि खून के जुर्म में तुम पूरे तौर से जकड़ गई हो, तो फिर वे तुम्हारे गांव पर चले गए और तुम्हारे पिता के घर द्वार और खेत पर अदालती कार्रवाई करके उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और अब वे गांव को छोड़कर तुम्हारे पिता के घर में अपनी गृहस्थी के साथ आ बसे हैं और खेती बाड़ी करने लगे हैं। तुम्हारे पिता के साथ 8 बरस पहले जो तुम्हारे चचा का झगड़ा हुआ था, उसकी बात भी वे मुझसे कहते थे। वह बात यही है कि वे अपने साले के लड़के के साथ तुम्हारा ब्याह कर देने के लिए बड़ा आग्रह कर रहे थे, पर तुम्हारे पिता ने उनकी वह बात नहीं मानी थी। बस उस लड़ाई झगड़े की जड़ यही थी। हाँ, तुम्हारे मुकदमे में जो उन्होंने कुछ भी पैरवी नहीं की। इस बात के लिए जब मैंने उन्हें बहुत फटकारा, तब उन्होंने अपनी गरीबी का हाल कहकर रोना प्रारंभ किया। फिर वे मेरे साथ तुमसे मिलने आना चाहते थे, पर यह समझकर मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाया कि एक बार इस बारे में तुमसे पूछ लूं, तब उनसे तुम्हें मिलाऊं। बस मेरे इतने कहने सुनने का मतलब केवल यही है कि तुम्हारे पिता का श्राद्ध इत्यादि हो गया है, इसलिए अब तुम उस बात की चिंता छोड़ दो। भाई जी की यह बातें सुनकर कुछ देर तक तो मैं चुप रही, फिर यूँ कहने लगी, सचमुच मेरे पिता का श्राद्ध हो गया? यह सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। वास्तव में मेरे पिता के श्राद्ध करने का अधिकार मेरे चचा को ही था, सो ऐसा करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि मैं पुत्री हूँ, इसलिए मेरा किया हुआ श्राद्ध कदाचित शास्त्रानुकूल न होता। अस्तु, और यह बात सुनकर भी मुझे बड़ा संतोष हुआ कि मेरे चचा ने मेरे पिता की बची बचाई जगह जमीन पर दखल कर लिया, क्योंकि वे कुटुंबी हैं और गोत्री भी हैं, इसलिए मेरे पिता की संपत्ति के वही सच्चे अधिकारी हैं। सो अधिकारी ने अपना अधिकार पाया, यह तो बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अपने पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता। खैर, यह सब तो हुआ,
पर फिर भी आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर ही विनती करती हूँ कि जब तक मैं फांसी से छुटकारा न पाऊँ और जेल से बाहर न हों, तब तक आप लोग मुझे उसी अवस्था में पड़ी रहने दें, जिस दशा में कि मैं इतने दिनों से जेल में रह रही हूँ। बस मेरी इस प्रार्थना को आप कृपा कर स्वीकार कीजिए, तभी मुझे सच्चा और हार्दिक सुख संतोष मिलेगा। इस पर बैरिस्टर साहब तो कुछ भी न बोले, पर भाई दयाल सिंह जी बड़ा आग्रह करने लगे। पर जब मैंने किसी भी तरह भी उनकी बात न मानी, तो उन्होंने बहुत दुखी होकर जेलर साहब से यूं कहा कि अच्छा साहब, जिसमें यह लड़की संतुष्ट हो आप वही कीजिए। यह सुनते ही जेलर साहब ने 4-5 कांस्टेबलों को बुलाया और उनके आने पर जेलर साहब के हुक्म से सारी चीज़ें उस कोठरी से हटा दी गई। इसके बाद लोहे की बाल्टी में पानी, टीन का ग्लास लाकर रख दिया गया और 2 नया किंतु साधारण कंबल भी मुझे दिया गया। इसके बाद उन्हीं दोनों कहारिनों में से एक कहारी एक कोरी हंडिया में दूध ले आई, जिसे बाहर जाकर मैंने पी लिया। फिर जब मैं हाथ मुंह धोकर अपनी कोठरी में लौट आई, तब जेलर साहब ने मेरी कोठरी का ताला खुला छोड़कर चले गए। मैंने देखा कि आज मेरी कोठरी के आगे कोई कांस्टेबल नहीं टहल रहा है। जेलर साहब के जाने पर मेरी कोठरी के बाहर दालान में भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर साहब एक एक कुर्सी पर बैठ गए और भाई जी के कहने से मैं अपनी कोठरी के अंदर जमीन में बैठ गई। मेरा ऐसा ढंग देखकर भाई दयाल सिंह जी ने कहा, हाँ, यह तुम क्या करती हो? ऐसे जाड़े पाले में खाली धरती में क्यों बैठती हो? यह सुनकर और सिर झुकाकर मैंने जरा सा मुस्कुराकर कहा, जी, एक तो मुझे सर्दी गर्मी के झेलने का जन्म से ही अभ्यास पड़ा हुआ है, दूसरे इस जेल ने मुझे और भी ठोस बना दिया है। यूँ कहते कहते मेरी दृष्टि बैरिस्टर साहब की ओर गई, तो मैंने क्या देखा कि वे मुंह फेर कर अपनी आंखें पोंछ रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ा अचंभा होने लगा कि हाय, मुझ अभागिन के लिए वे इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। उपन्यास का अगला भाग 6वें खंड में। धन्यवाद।